नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी इसका सेकेंड यूनिट से छठवां अध्याय सागर और मेघ यह लेकर आई हूँ स्वाध्याय के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सागर और मेघ इस लेसन को लिखा हुआ है राय कृष्ण दास जी ने। आइए हम इसके सबसे पहले जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। हमको यहाँ पर दिया हुआ है पाठ के आंगन में, इसमें ही उचित जोड़ियाँ मिलाइए। उचित जोड़ियाँ मिलाइए में आपको पहला दिया है दूसरों की करतूत पर गर्व करने वाला, वो कौन होता है? मेघ। सागर को नित्य जलाने वाला, वो कौन होता है? देखिए, वाड़व। उसके बाद झूठी स्पर्धा करने में मरने वाला, वो होता है मनुष्य। यहाँ जो सागर है ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है और इसका आपको कहीं पे भी कोई जोड़ी इसकी नहीं बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आंसर हो गए। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है संजाल पूर्ण कीजिए, और संजाल पूर्ण कीजिए में दिया हुआ है मेघ इनके भेद जानते हैं। मेघ किसके भेद जानते हैं? नदियों के, सागर की शार के, पृथ्वी के, मनुष्यों के, वाड़ों के और सूर्य के। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्वमत लिखिए अगर सागर न होता। इसको हम बाद में देखेंगे इसी वीडियो में। पहले हम देख लेते हैं भाषा बिंदु। और भाषा बिंदु देखने से पहले विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और आइए देखते हैं भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया छाटकर भेदों सहित लिखिए। भेदों सहित यानी प्रकार सहित। अब जैसे यहाँ लिखा है चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं तो छोड़ता, मैं सदैव अपने कर्म करता हूँ और अन्यों से भी करवाता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये जो कुछ शब्द है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। अनिश्चयवाचक क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम यहाँ लिखा हुआ है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे अनिश्चय वाचक सर्वनाम, इस तरीके से आपको लिखना है। तो सर्वनाम तो लिखा हुआ ही है। आगे लिखा है मैं निज व्रत नहीं छोड़ता। तो मैं जो है ये क्या है? प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ये, है ना। ऐसा आगे लिखा है मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से भी करवाता हूँ। अन्यों से, अन्यों क्या है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना। और यहाँ पे अन्य आया है मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। आइए देखते हैं क्रिया। अब क्रिया में हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमको क्रिया मिल रही है। तो क्रियाओं में इस तरीके से है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो हो जाए क्या है? यहाँ पे क्रिया है, और ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे कुछ भी कर्म नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमको जो है इस लाइन में कहीं भी कोई कर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्योंकि जब कर्ता कोई कर्म करता है तो उस कर्ता कुछ कार्य करता है तो उस कार्य का प्रभाव जिस चीज़ पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। यहाँ हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा देखते हैं हम, मैं निज व्रत नहीं छोड़ता। छोड़ता क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या नहीं छोड़ता? व्रत नहीं छोड़ता। क्या, कैसे, इसका जो उत्तर मिलता है तब वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है? कौन सी क्रिया? मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ। अपना से जो है इसको जो, और अन्यों से करवाता भी हूँ, और से जो है यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया है। करता हूँ और करवाता हूँ। तो करता हूँ तो क्या है? संयुक्त क्रिया है, और जो करवाता हूँ वह क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो करता हूँ को आप ये भी अपना कर्म करता हूँ, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी, और यहाँ पे जो है करवाता हूँ में
प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया में भी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है ना उसमें कर्ता स्वयं शामिल रहता है। मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ, तो मैं यानी कि कर्ता स्वयं इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पे करवाता हूँ मैं शामिल नहीं है, है ना, इसलिए वो द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहाँ पे हमको नाम नहीं देना है प्रथम या द्वितीय, तो हम सिर्फ प्रेरणार्थक लिखेंगे। आगे देखते हैं, निम्न वाक्य से संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों को लिखिए। मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। अब हमको यहाँ पर इन सब चीज़ों में से संज्ञा ढूंढना है और विशेषण ढूंढना है। अब हम देखेंगे मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में फल, फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी फल का नाम नहीं दिया। अगर यहाँ संतरा मतलब नारंगी, मौसम्बी ऐसा कुछ दिया हुआ होता तो हम बोलते वह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ फल दिया है, फल यानी फल में सारे फल आ गए तो जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में हमको मिल रहा है टोकरी शब्द। टोकरी क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। टोकरी किसी भी चीज़ की हो सकती है ना। उसके बाद में हमको मिल रहा है आम शब्द। आम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना। आम में कोई पर्टिकुलर आम नहीं दिया है, लंगड़ा आम, हाफूस आम, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है। थोड़े से बेर, अब बेर क्या है, बेर भी जातिवाचक संज्ञा है। बेर में भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना, छोटा बेर, बड़ा बेर, मीठा बेर, खट्टा बेर, है ना, इस तरीके से। तथा कुछ अंगूर, अंगूर भी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। गुच्छे, गुच्छे में क्या है, समूहवाचक हमें दिखाई दे रहा है। पानी से धोकर रखवा दिए, पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो हमें जितनी भी संज्ञाएं इसमें दिखी वो हमने संज्ञाएं जो है लिख के इधर अलग कर ली। अब बचते हैं हमारे जो है विशेषण। अब हमें ढूंढना है विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं, किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं क्रिया विशेषण होते हैं, या संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। हमको यहाँ पे सिर्फ विशेषण पूछा है, तो हम देखेंगे संज्ञा की विशेषता बताने वाले यानी जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो हमने इतने जितने ये शब्द यहाँ पे लिया ये सारे क्या है, नाउन है ना, अलग अलग तरह के। तो इनकी विशेषता बताने वाले जो भी शब्द रहेंगे वो सब यहाँ पे जो है विशेषण में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, तो रसीले आम की विशेषता क्या बता रहा है, कुछ रसीले आम, है ना। तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। थोड़े से बेर, थोड़े क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। कुछ अंगूर, वापस से कुछ क्या है, संख्यावाचक विशेषण। गुच्छे, गुच्छे तो हमने इधर देखा था समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद रसीले हमको यहाँ पे मिला है ना, रसीले आम, रसीले क्या है, आम का गुण बता रहे, गुणवाचक विशेषण। और गुच्छे जो है साफ पानी से धोकर रखवा दिए, तो साफ क्या है यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण है। इस तरीके से हम देखते हैं कि विशेषण हमें मिल जाते हैं। आगे देखते हैं सागर और मेघ में जो आपको यहाँ पे प्रश्न दिया था ना कि अगर सागर न होता तो क्या होता, तो यहाँ पे हम उसका उत्तर देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी का 70% भाग जलमय है, यानी पानी से भरा हुआ है। यह 70% हमारी पृथ्वी पर जो है सागर के रूप में है, इसमें खारा पानी रहता है या होता है। यह हमारी पृथ्वी पर जलवायु को सही बनाए रखने में अत्यावश्यक भूमिका निभाता है, अति आवश्यक भूमिका जो है वो निभाता है। कैसे, क्योंकि इसका जो पानी है वाष्पीकृत बन के ऊपर चला जाता है, वापस से बारिश के रूप में हमें प्राप्त होता है। माना कि समुद्र का पानी खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता, परंतु यही पानी वाष्पीकृत होने के बाद पृथ्वी पर मीठा जल बनकर बारिश के रूप में बरसता है और धरतीवासियों की प्यास को बुझाता है। इस विस्तीर्ण सागर के कारण ही पृथ्वी पर तापमान संतुलित रहता है। अगर ज़्यादा जब गर्मी बढ़ती है तो मतलब जो समुद्र का पानी वो ज़्यादा रूप में वाष्पीकृत हो जाता है, तो जो सूर्य की जो किरणें सीधे सीधे पानी को वाष्पीकृत करती है तो वातावरण में नमी और ठंडाई बनी रहती है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए, हमारी जो धरती वो आग का गोला बन जाए अगर न हो ऐसा तो। अतः यह कहना कि धनी रहीम जल पंक को लघु जी पियत अघाई, उदती बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाई, यानी यहाँ पे बोलते हैं ना
कि जो कीचड़ में जो है छोटा सा डबका जो कीचड़ का होता है, पानी से भरा हुआ छोटा सा खड्डा, उसमें कई प्रकार के जीव जो होते हैं वो उसमें का पानी पीते हैं और उनकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन जो बड़ा सा समुद्र है उसके पास में जो भी जाता है वो प्यासा रह जाता है। ये रहीम का दोहा है। तो हम इस प्रकार के दोहे को अगर कहीं पे यूज़ करते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो है हमारे स्वमत पर, हमारी अभिव्यक्ति पर जो है पड़ता है और नंबर भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं यह अनुचित लगता है कि मतलब धनी रहीम जलपंक को लघु जे पियत अगाय उदधि बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। यह हमें अनुचित लगता है क्योंकि ऐसा नहीं है। भले ही सागर खारा है, उसका पानी पिया नहीं जा सकता, लेकिन जब वो वाष्पीकृत बनकर ऊपर से फिर से बारिश के रूप में बरसता है तो वो मीठे जल के रूप में बरसता है और वह फिर हमारे पीने के योग्य बन जाता है। इसलिए सागर है तो संतुलन है, यही हमारा संदेश है। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में लेखनीय में। अगर न नभ में बादल होते विषय पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए हम लिखेंगे, अगर आकाश में बादल न होते तो समुद्र और नदियों का पानी वाष्प बनकर कहाँ जाता। यदि बादल नहीं होते तो बारिश नहीं होती। धरती पर जीव जंतु प्राणी पक्षी जिंदा नहीं होते। बिना पानी की तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बादल ही हैं जो वर्षा के चक्र को बनाए रखते हैं, है ना। समुद्री पानी को वाष्प रूप में अपने में समा लेते हैं। ये जो बादल होते हैं समुद्र के पानी को क्या करते हैं, वाष्प के रूप में अपने में समा लेते हैं। समुद्र के ही नहीं, नदियों के भी जो भी जल स्रोत है, चाहे जो भी हो, नहरें हो चाहे वो तालाब हो, सबके जल को वाष्प के रूप में अपने में समा लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी कब की जलमग्न हो जाती, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ता ही चला जाता, वो अपनी सारी सीमाओं को तोड़ देता। नदियाँ अपनी सारी सीमाएं तोड़ देती है ना, अगर जल वाष्पीकृत होकर ऊपर नहीं जाता तो। और जब हमें ज़रूरत होती है तभी वह नीचे बरसता है और इस तरीके से जो है संतुलन बना रहता है। तो अगर ऐसा न होता तो पृथ्वी कब की जलमग्न हो जाती और पृथ्वी पर जीव का नामो निशान भी नहीं बचता। आगे श्रवणीय में आपको क्वेश्चन दिया है, निम्न मुद्दों के आधार पर जागतिक तापमान वृद्धि संबंधी अपने विचार लिखिए। इसमें कारण, समस्याएं और उपाय ये हमें लिखना है। अब आपको मालूम है जागतिक तापमान संबंध वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद में उसकी समस्याएं कि इससे हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद में उपाय, इनसे छुटकारे का क्या उपाय है। तो देखते हैं कारण। आज संपूर्ण विश्व तापमान वृद्धि के, अब मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि आप इसको थोड़ा सा निबंध के रूप में भी जो है लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप निबंध के रूप में भी लिख सकते हैं ना, ये निबंध के रूप में भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो मैंने इसीलिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा लिख दिया ताकि आप इसको निबंध के रूप में भी अगर आ जाए तो लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका एकदम छोटा सा रूप बना के आप जो है शुरुआत का ये जो मैंने इसमें ये दिया है इंट्रो टाइप का, इसको आप कट कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, और यहाँ तक कट कर सकते हैं, सॉरी, और फिर उसके बाद में सीधे जो है आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए आज संपूर्ण विश्व तापमान वृद्धि के संकट को झेल रहा है, यानी गर्मी के संकट को झेल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के संकट को झेल रहा है। कहीं ना कहीं मानव ही इसके लिए जिम्मेदार है, मनुष्य खुद है ना। अपने सुखों में वृद्धि करने के लिए वो प्रतिदिन प्रकृति से खिलवाड़ करता है। जागतिक तापमान वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे जंगल और कृषि योग्य भूमि का औद्योगिकीकरण। अब सबसे पहले हमने यहाँ लिखा ना, सुखों में वृद्धि के लिए प्रतिदिन प्रकृति से खिलवाड़ करता है। तो हम जैसे देखते हैं हमारे सुख के लिए गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रीज चाहिए, है ना। तो फ्रीज वगैरह ये सब क्या करते हैं, CFC गैस जो होती है इसके अंदर होती है, और वो संपूर्ण वातावरण में जो है ऊपर तक जाकर ओजोन की जो परत है उससे घिसकर ओजोन की परत को नष्ट करती जा रही है, इसीलिए उसमें छेद हो गया। और इसी के कारण सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो सीधे सीधे धरती तक पहुंच रही है, और उसी कारण जो है कई प्रकार की जो है बीमारियां फैल रही है,
है ना। और कई प्रकार के तापमान में जो है वृद्धि हो रही है, तो हम उसके कई उपाय जो हैं, समस्याएं जो है वो सब भी देखेंगे। पहले देखते हैं कि कारण क्या है। तो जंगलों और कृषि योग्य भूमि का औद्योगिकीकरण सबसे पहला कारण। पेड़ पौधे वातावरण की नमी को सोखकर संतुलन को बनाए रखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को क्या है, जो बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं उनको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो वातावरण में से जो नमी होती है उसको सोख लेते हैं और जिंदा रहते हैं। इन्हें काट कर, यानी जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इनको काट कर ईंट सीमेंट और कंक्रीट के भवन तैयार करते हैं, जंगल तैयार करते हैं, यानी घर तैयार करते हैं, जो तापमान वृद्धि का कारण बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर की जो टाइल्स होती है, ईंटें होती है, ये सब जो है नमी को सोख नहीं पाती, और इस कारण से जो है वातावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। धूप जब ज़्यादा होती है, गर्मी के दिनों में जो ईंटों से बने हुए मकान होते हैं ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जबकि आपको पता होगा कि मिट्टी के बने हुए मकान जो है गर्मियों में ठंडे और ठंडियों में गर्म होते हैं। तो वो क्योंकि हमारी धरती से जुड़े हुए होते हैं, हमारी मिट्टी से बने हुए होते हैं, इसलिए वो वैसा होता है, जबकि ईंट सीमेंट इसके विपरीत कार्य करते हैं। दूसरा है वाहनों की बढ़ती जनसंख्या, वाहनों की बढ़ती संख्या। सड़क पर हम देखते हैं वाहन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती आबादी, जिसके कारण उनके रहने के लिए जो है व्यवस्था करने के लिए जंगलों को काट कर घर बनाए जाते हैं। मशीनीकरण, औद्योगिकीकरण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, इन सब गैसों की मात्रा का बढ़ना, ये सब तापमान वृद्धि के मुख्य कारण हैं। ये हमने इकट्ठे, आप अगर चाहें तो इस तरीके से आप एक साथ ही सारे कारणों को लिख सकते हैं, या फिर आप इन एक एक कारणों को लेकर और इनको अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं जब आप निबंध लिखेंगे तब। ठीक है, आगे देखते हैं समस्याएं। अब इनसे हमको क्या समस्या हो रही है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इससे सबसे पहले तो भूजल का स्तर कम हो रहा है, भूजल स्तर गिरता चला जा रहा है, ज़मीन के अंदर जो पानी का स्तर है वो गिरता चला जा रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, कई प्रकार की बीमारियां जो है चारों तरफ फैल रही है, जो पहले कभी नहीं देखी ऐसी सारी बीमारियां अब हम देख रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जब बारिश का समय है तब बारिश नहीं हो रही है, फिर जब बारिश का समय नहीं है तभी धड़ाधड़ बारिश हो रही है, जैसे हम देखते हैं आजकल दिवाली और उसके बाद तक बारिश चलती है। ओजोन की परत जो है उसको नुकसान हो रहा है। इन सब समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, है ना। और इनसे बचने के लिए हमको कुछ न कुछ उपाय तो अवश्य ही करने चाहिए। जैसे हमको क्या करना चाहिए, फिर से हमको जंगलों की तरफ, वनों की तरफ लौटना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें जंगल में जाके रहना चाहिए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमको जंगलों को काटने से बचना चाहिए, उनको नहीं काटना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमने अभी तक जंगलों को काटा भी है तो हम अपनी गलतियों को सुधारें और वृक्षारोपण करके अपनी गलतियाँ सुधार लें। जो भी हम घर बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, तो अगर उस बिल्डिंग में जितने फ्लैट है उतने पौधे अगर उस बिल्डिंग के चारों तरफ लगा दिए जाए तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी गलती को सुधारने का। क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो रहने की समस्याएं हैं, उसके लिए जो है बिल्डिंगें बनती है, एक के ऊपर एक जो है मंजिले चढ़ाए जाते हैं, और जो है सूर्य की जो गर्मी है उससे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो संतुलन है वो बिगड़ता चला जाता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि फिर जितना हम काटें उतना कम से कम पेड़ फिर से लगा दें। ईंधनों के दहन में भी कमी लाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के हम जो केमिकल वाले ईंधन जलाते रहते हैं उसमें हमको कमी लाना चाहिए। जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, जनरेटर है, इनका प्रयोग हमको कम से कम करना चाहिए। हम देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, उद्योग धंधों में जनरेटर का यूज़, एसी, रेफ्रिजरेटर, इनका यूज़ तो बहुत मात्रा में है, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में आजकल हर छोटे से छोटे घर में हमको रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब से हमको बचना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम जो है तापमान को कम कर सकते हैं। इस प्रकार हम जागतिक तापमान को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब मौलिक सृजन में आपको एक प्रश्न दिया है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इस विषय पर अपना मत व्यक्त कीजिए। अब देखिए, इसी विषय के ऊपर मेरा एक और वीडियो बना हुआ है कि प्रकृति हर पल अपना रूप बदलती रहती है, विषय पर अपना मत लिखिए।
तो अब ये निबंध के रूप में ले लीजिए, अभिव्यक्ति के रूप में ले लीजिए या स्वमत के रूप में ले लीजिए, बात एक ही है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिए, उसमें भी थोड़े से विचार अलग से दिए हुए, अच्छे दिए हुए हैं। इसमें कुछ अच्छा लिखने का प्रयत्न मैंने किया है, कुछ अलग लिखने का प्रयत्न मैंने किया है। अच्छा तो दोनों ही लिखा है, ये भी और वो भी। संसार में परिवर्तन के बिना कुछ भी संभव नहीं है ना। अगर जीवन है तो उसमें परिवर्तन है ही। परिवर्तन चाहे जीवन में हो या सृष्टि में हो, यह तो एक ऐसा नियम है जो ज़रूरी है, जिसमें बदलाव संभव ही नहीं है ना। वो तो होता ही रहेगा हमेशा। दिन से रात, सुबह से दोपहर, फिर शाम, ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु, शीत ऋतु से वसंत ऋतु, ऐसी अनेक ऋतुएं हम देखते हैं, परंतु इस पर हम कभी गौर नहीं करते। रोज सूर्य का आना, सूर्य का अस्त होना, चांद का निकलना, पूनम का आना, अमावस का आना, ये हम देखते जरूर है, पर इस पर हम गौर नहीं करते। ऋतुएं इन बदलावों को इतनी सरलता से अपना लेती है कि इन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि कब ये बदल गई, यानी कब जो है ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु आ गई, हमको पता ही नहीं पड़ता। तो जो प्रकृति है वो तो बदलाव को बड़े आसानी से अपने में अपना लेती है, लेकिन मनुष्य जो है वो बदलाव को आसानी से नहीं अपनाता। यही बात मैंने प्रकृति हर पल अपना रूप बदलती रहती है विषय में लिखा हुआ है, वहाँ पे देखिएगा, थोड़ा बहुत अच्छा आपको वहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इन बदलावों को इतनी सरलता से जो है पृथ्वी अपना लेती है, प्रकृति अपना लेती है कि इन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि कब ये बदल गई, कब एक ऋतु से दूसरी ऋतु आ गई। जब ऋतुएं बदलती है तब हमें उनके महत्व का पता चलता है। जैसे गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो बड़ा सुकून देती है। पतझड़ की उदासी, जब पेड़ों से पत्ते झड़ते रहते हैं, उस समय चारों तरफ उदासी का वातावरण हमें दिखाई देता है ना, उदास उदास सा लगने लगता है। तो उस उदासी के बाद जब वसंत ऋतु आती है, पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ जो है रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, तो वो बहार हमको बड़ी अच्छी लगती है। और वो बहार का महत्व हमें तभी पता पड़ता है जब हम पतझड़ की ऋतु के उस उदासी को मतलब फील करते हैं, महसूस करते हैं। बदलाव जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम है। अगर बदलाव नहीं होगा तो जीवन में खुशियाँ नहीं होगी, है ना। अगर हम कहते हैं कि जीवन में बदलाव जरूर है ना, अगर हम हमारे जीवन की भी बात करें तो मनुष्य जीवन में जो है सदियों से कई ऐसी रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं जो चली आ रही है। तो कई ऐसी रूढ़ियाँ हैं जो आज के समय में ज़रूरी नहीं रह गई है, उनका आज हमारे लिए कोई महत्व नहीं रह गया, हम उनको बदल देते हैं। और जो अच्छी चीज़ होती है, आज के समय के लिए उपयुक्त होती है, उनको हम अपना लेते हैं। तो कहते हैं ना, रूढ़ियाँ जो होती है स्थिर होती है, लेकिन परंपराएँ जो होती है वो अस्थिर होती है। और वो क्या करती है, अपने साथ बदलावों को लेकर और बहती रहती है, चलती रहती है। तो यहाँ पर हम वही कह सकते हैं कि बदलाव जो है जीवन में खुशियों को लाने का माध्यम है, परंतु इनमें हमें अच्छे बदलाव को ग्रहण करना चाहिए। जो संसार में आया है उसे समय के साथ बदलते रहने की ज़रूरत है। बदलाव होता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा, अन्यथा अगर ऐसा न हो तो सब कुछ थमसा जाएगा। इसलिए हमारा जो टॉपिक है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, यह सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। और कुछ विद्यार्थियों के कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे कि मिस जो सागर और मेघ है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो डाल दीजिए, स्वाध्याय वाला वीडियो डाल दीजिए। तो आज मैंने वो आपकी इच्छा पूरी कर दी है, डाल दिया है। और अभी देख लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि समुद्र से प्राप्त होने वाली संपदाओं के नाम एवं उनके व्यावहारिक उपयोगों की जानकारी बताइए। तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से तैयार करके कभी इसका एक वीडियो बना के डाल दूँगी, तो वो आप तब देख लेना। अभी ये कुछ इतना मुझे ज़रूरी लग नहीं रहा है। इस साल जो अपना जो कोविड-19 का जो पीरियड चल रहा है, इसके कारण कोरोना काल में अभी जो हमारा सिलेबस कम हो गया, उसके अंदर मुझे इतना महत्वपूर्ण ये लग नहीं रहा है, और इसीलिए जो है इसका वीडियो में थोड़ा बाद में डाल दूँगी। तब तक आप ये सब पढ़ लीजिएगा, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो है अपने 1 या 2 लेसन बचे हैं जिनका मुझे वीडियो डालना है, तो शायद 2 लघु कथाएँ और आखिरी का स्वतंत्रता गान वगैरह ऐसे कुछ लेसन है, वो दोनों बचे हैं, वो डाल दूँगी। तो आपका जो है 9th का लोकवाणी हिंदी का कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर के जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हो। और भी कुछ अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलती हूँ आपके साथ, फिर से नया वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।